बचपन की दहलीज पर जब ज्यादातर बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में किताबें थामे होते हैं, उस वक्त तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा जुर्म की दुनिया में पहला कदम रख चुका था। उम्र थी सिर्फ 10 साल, पर आंखों में किसी बर्बर सोच की चमक और दिल में खौफ पैदा करने का सपना। उसका नाम था कसे मुनुसामी वीरप्पन, एक ऐसा नाम जो आने वाले सालों में दो राज्यों की सरकारों के लिए सिरदर्द बन गया। वीरप्पन कोई आम डाकू नहीं था, वो जंगलों का शैतान था। दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु के घने जंगल उसके किले बन चुके थे। 20 साल तक उसने इन जंगलों में ऐसा आतंक मचाया कि लोगों की रूह कांप गई। कई उसे रॉबिन हुड कहकर महिमा मंडित करते थे, तो कई उसकी क्रूरता के चलते उसे डेमन बुलाते थे। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या मैं इंसान हूं या जंगल का कोई जंतु? पर जब लोग मेरी आंखों में झांकते हैं, उन्हें सिर्फ मौत नजर आती है। वीरप्पन अक्सर अपने साथियों से ऐसे ही बातें करता था। उसने जुर्म को सिर्फ अपना पेशा नहीं, बल्कि अपना साम्राज्य बना लिया था। हाथी के दांतों की तस्करी हो या चंदन की लकड़ी का अवैध व्यापार, वीरप्पन हर काम में माहिर था। कहा जाता है कि उसने करीब 2000 हाथियों को निर्दयता से मार डाला, सिर्फ उनके दांतों के लिए। उसकी दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। उसने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें से ज्यादातर फॉरेस्ट गार्ड्स और पुलिस वाले थे। जंगलों में उसका इतना दबदबा था कि विरोधी गुटों का उसने पूरी तरह से सफाया कर दिया। वो न केवल अपराधी था, बल्कि एक रणनीतिकार भी था, जो हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे चलता था। उसके शौक भी बाकी अपराधियों से अलग थे। वीरप्पन अपने लुक को लेकर बहुत सजग रहता था। लंबी घनी मूंछें, चौड़ी आंखें और ऐसा चेहरा जिसे देखकर डर अपने आप शरीर में उतर जाए। कहते हैं, एक बार उसने एक पुलिस अफसर को मारकर उसके सिर से फुटबॉल की तरह खेला था। सालों तक पुलिस उसकी तलाश में जंगलों की खाक छानती रही, पर वीरप्पन हर बार चकमा देकर निकल जाता। उस पर जब सरकार ने 5 करोड़ का इनाम रखा, तब भी उसके हौसले नहीं डगमगाए। उल्टा उसने अपने किडनैपिंग के खेल को और बड़ा बना दिया। एक बार उसने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजकुमार को अगवा कर लिया। पूरे देश में खलबली मच गई। लोग सड़कों पर उतर आए, सरकारें बौखला गईं। कई दिनों तक पूरे देश की नजरें एक ही सवाल पर टिकी रहीं। राजकुमार को वीरप्पन के चंगुल से कौन छुड़ाएगा? इसके कुछ साल बाद उसने कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा को भी किडनैप किया, और इस बार उसने कोई सौदा नहीं किया, दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस घटना ने न केवल कर्नाटक बल्कि पूरे देश को हिला दिया। उसकी गिरफ्तारी और अंत को लेकर कई एजेंसियों ने मिलकर काम किया। 20 सालों में करीब 220 करोड़ रुपए सिर्फ वीरप्पन को पकड़ने में खर्च किए गए, लेकिन पुलिस कभी उसे जिंदा नहीं पकड़ सकी। उसके खात्मे के लिए एक गुप्त ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन कोकून, और आखिरकार साल 2004 में वीरप्पन को मार गिराया गया। उसकी मौत की खबर देश भर में सुर्खियों में थी, लेकिन असली झटका तब लगा जब विदेशी मीडिया ने हेडलाइन दी, डेथ ऑफ अ डीमन। वीरप्पन की कहानी सिर्फ एक डाकू की दास्तान नहीं, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि जब कानून को चुनौती दी जाती है, तो उसका जवाब वक्त जरूर देता है, चाहे उसमें 20 साल ही क्यों न लग जाए। 18 जनवरी 1952 एक ठंडी सुबह कर्नाटक के गोपीनाथम गांव में एक तमिल परिवार में एक बच्चे ने आंखें खोली। नाम रखा गया कूसे मुन्नू स्वामी वीरप्पन। उसका परिवार पेशे से चरवाहा था, इसलिए बचपन से ही वीरप्पन का जंगलों में आना जाना लगा रहता था। लेकिन ये जंगल उसके लिए सिर्फ पेड़ पौधों का इलाका नहीं थे, बल्कि वो स्कूल थे जहां वो जुर्म की शुरुआती तालीम ले रहा था। उसके चाचा सालवई गोंडर एक कुख्यात शिकारी और चंदन तस्कर थे, और वीरप्पन का सबसे बड़ा रोल मॉडल भी। बच्चे ने उसी की छांव में रहकर शिकारी सोच को सीखा। धीरे धीरे वह जंगलों के दूसरे शिकारी गिरोहों के संपर्क में आया। वहां हाथियों का शिकार होते हुए देखना उसके लिए रोज का नजारा था, और वही नजारे उसकी आंखों में ठहरते चले गए। अगर हाथी के दांत मुझे रोटी दे सकते हैं, तो मैं किसी से डरने वाला नहीं। यही सोच लिए वीरप्पन सिर्फ 10 साल की उम्र में शिकार की दुनिया में उतर चुका था। उस वक्त दक्षिण भारत के जंगलों में
हाथियों का शिकार एक आम बात थी, लेकिन वीरप्पन को सिर्फ शिकार करना नहीं, उससे पैसा कमाना था, बहुत सारा पैसा। मलूर मम्माटियन नाम का एक मशहूर तस्कर था जिससे वो बेहद प्रभावित था। उसी को फॉलो करते हुए वीरप्पन ने कम उम्र में ही बंदूक चलाना सीख लिया। कुछ ही सालों में वह इतना बेहतरीन निशानेबाज बन गया कि बड़े बड़े शिकारियों की नजरें उस पर टिकने लगी। 17 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी इंसान की जान ली। जंगल में एक फॉरेस्ट गार्ड को गोली मार दी। अब वो सिर्फ जानवरों का नहीं, इंसानों का भी शिकारी बन चुका था। शुरुआत में वो सिर्फ अपने चाचा के लिए काम करता था, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि अगर नाम और दबदबा चाहिए तो अपना अलग रास्ता बनाना होगा। 18 साल की उम्र में उसने एक स्वतंत्र शिकारी ग्रुप में खुद को शामिल कर लिया और धीरे धीरे उस ग्रुप में ऐसा दबदबा बनाया कि ग्रुप का लीडर सिर्फ नाम का रह गया। असली फैसले वीरप्पन लेने लगा था। हर डील, हर तस्करी, हर एंट्री अब वीरप्पन की मुहर से होती। तस्करी से पैसा तो बहुत आ रहा था, लेकिन इसी के साथ उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में भी चढ़ने लगा था। जंगल में पहले से मौजूद कुछ बड़े तस्कर उसकी तेजी से बढ़ती ताकत से परेशान हो गए। उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। अब होता यह था कि वीरप्पन जब भी कोई डील करता, पुलिस को पहले ही खबर लग जाती और उसे जंगल में वापस भागना पड़ता। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह सब अंदर से लीक हो रहा है, और फिर शुरू हुआ उसका वो दौर जिसमें वह एक एक करके अपने मुखबिरों को खत्म करने लगा। जो भी मेरी कमाई में रोड़ा बनेगा, उसका अंजाम बस एक गोली होगी। यह उसके गैंग में शामिल नए लड़कों को दी जाने वाली पहली चेतावनी थी। पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के साथ वीरप्पन की सीधी भिड़ंत शुरू हो गई। उसने एक एक करके जंगलों के फॉरेस्ट गार्ड्स को निशाना बनाना शुरू किया, और अब उसका खौफ जंगलों से निकलकर गांवों तक पहुंच चुका था। उसका अगला कदम था जंगल में बाकी बचे सारे तस्कर गुटों को खत्म करना, और उसने यही किया। एक एक करके सभी गैंग्स को मिटा दिया। अब दक्षिण भारत के जंगलों का असली किंग वही था, वीरप्पन। उसने अपनी खुद की गैंग बना ली थी जिसमें करीब 100 लोग थे। ये लोग पानी के किनारों पर कई कई दिनों तक डेरा डालते, और जैसे ही कोई हाथी प्यास बुझाने आता, वीरप्पन सीधा उसके सिर के बीचों बीच गोली मारता, एकदम शातिर अंदाज में। उसके इस धंधे में जो भी रोड़ा बनता, फिर चाहे वो पुलिस वाला हो, वन अधिकारी हो या कोई मुखबिर, वह वीरप्पन की गोली से बच नहीं पाता। जंगल अब सिर्फ हरियाली का घर नहीं थे, वो वीरप्पन का दरबार बन चुके थे, जहां उसका हुक्म चलता था और कानून की कोई जगह नहीं थी। आइवरी यानी हाथी के दांतों के धंधे से वीरप्पन ने बेहिसाब दौलत कमाई, लेकिन इस दौलत के पीछे हजारों जानें गईं, और वो जानें किसी गैंग या दुश्मन की नहीं थी, बल्कि जंगल के सबसे शांत जीव, हाथियों की। वीरप्पन ने करीब 2000 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया था, और ये आंकड़ा सरकार के लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया था। जैसे जैसे जंगलों से हाथियों की गिनती घटने लगी, तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों की नींद उड़ गई। गश्त बढ़ा दी गई, हाथी के दांत से बने प्रोडक्ट्स की बिक्री पर सख्त रोक लगा दी गई। वीरप्पन के लिए यह धंधा अब घाटे का सौदा बन गया। अब ये दांत कुछ नहीं देंगे, वक्त आ गया है नया रास्ता चुनने का। वीरप्पन ने एक रात अपने करीबियों से कहा। हाथी के दांत की तस्करी बंद करके उसने अब चंदन की लकड़ी की ओर रुख किया, और ये रुख उसके लिए किसी सोने की खान जैसा था। वीरप्पन ने अपने पूरे आपराधिक जीवन में करीब 10,000 टन चंदन की लकड़ी काट कर बेची। उस समय इसकी कीमत करोड़ों में नहीं, सीधे अरबों रुपए में थी। भारत में चंदन की लकड़ी को काटना और बेचना गैर कानूनी है, और इस पर अधिकार सिर्फ उस राज्य की सरकार का होता है। लेकिन वीरप्पन खुद को कानून से ऊपर मानता था। उसके लिए चंदन एक दौलत का खजाना था और जंगल उसका जागीर। सरकारें चाहें तो कुछ भी कर लें, वीरप्पन का पीछा नहीं कर पा रही थी। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही राज्यों ने कई बार ऑपरेशन चलाए, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स वीरप्पन को पकड़ने गए, लेकिन कई अपनी जान गंवा बैठे। अब कर्नाटक सरकार को ऐसे ऑफिसर की तलाश थी जो न सिर्फ तेज तर्रार हो, बल्कि वीरप्पन जैसी शख्सियत से निपटने की हिम्मत भी रखता हो। और फिर आया नाम पी।
श्रीनिवास, एक काबिल आईएफएस अधिकारी जिनकी ईमानदारी और हिम्मत की मिसालें दी जाती थी। साल 1983 में उन्हें प्रमोट कर डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डीसीएफ बनाकर चामराजनगर पोस्टिंग दी गई, वही इलाका जहां वीरप्पन का खुला राज चलता था। मीडिया की सुर्खियों में रोज वीरप्पन का नाम, और अब उसी के खिलाफ मैदान में थे श्रीनिवास। उन्होंने शुरुआत से ही एक स्ट्रेटजी बनाई, लोकल नेटवर्क खड़ा किया, मुखबिरों से जुड़ाव बढ़ाया और जंगल के हर कोने में अपनी नजरें बिठा दी। 3 साल की मेहनत के बाद आखिरकार साल 1986 में वो मौका आया जब श्रीनिवास ने वीरप्पन को बेंगलुरु में चल रहे सार्क सम्मेलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वीरप्पन को पूछताछ के लिए बदिपाड़ा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस लाया गया, जहां उसे कई दिनों तक रखा गया। पूछताछ से कई अहम सुराग हाथ लगे। पुलिस ने इन जानकारियों के आधार पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में छापे मारे और चुराई गई भारी मात्रा में चंदन की लकड़ियां बरामद की। लेकिन वीरप्पन जैसा शातिर इंसान इतने आसानी से पकड़े रह जाए, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन जब श्रीनिवास किसी दूसरे छापेमारी ऑपरेशन के लिए बाहर गए हुए थे, वीरप्पन ने मौके का फायदा उठाया और चकमा देकर भाग निकला। उसके फरार होते ही पुलिस तंत्र हिल गया और फिर साल 1987 में वीरप्पन ने अपने अगले जुर्म से फिर देश को चौंका दिया। इस बार उसने एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर चिदंबरम को अगवा कर लिया और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। इस घटना से श्रीनिवास अंदर से हिल गए। उन्हें यह अपराध सीधे सीधे खुद से जुड़ा लग रहा था। उन्होंने और ज्यादा ताकत के साथ वीरप्पन को पकड़ने का संकल्प लिया। अब उनका फोकस बना वीरप्पन का गांव गोपीनाथम। यह गांव पहले भी पुलिस के निशाने पर था, लेकिन इस बार हालात कुछ और थे। लोकल लोग पहले ही पुलिस से परेशान थे। बार बार की पूछताछ, दबाव और धमकियों से गांव वालों में डर बैठ चुका था। लेकिन फिर भी श्रीनिवास ने एक एक कड़ी को जोड़ने का काम जारी रखा। वीरप्पन के नाम का खौफ इतना था कि जिन गांवों में उसका कभी भी आना जाना रहा, वहां के हर शख्स को पुलिस शक की नजर से देखती थी। खासकर गोपीनाथम, वहां तो कोई अपनी मर्जी से सांस भी ले ले तो शक के घेरे में आ जाता। किसी पर जरा सी भी शंका हुई नहीं कि उसे सीधे उठा लिया जाता और हफ्तों तक हवालात में बंद कर टॉर्चर किया जाता। तू वीरप्पन का आदमी है ना, बोल वरना करंट लगेगा। ऐसे ही डायलॉग्स अक्सर पूछताछ में सुनाई देते थे। लोगों को बुरी तरह पीटा जाता, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते और कभी कभी तो यातनाएं इतनी ज्यादा होती कि कुछ लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया। गांव में पुलिस का नाम सुनते ही बच्चे रोने लगते और औरतें दरवाजे बंद कर लेती थीं। लेकिन श्रीनिवास ने इस सिस्टम को पूरी तरह पलट दिया। वो गांव वालों को दबाने नहीं, समझने आए थे। उन्होंने गांव में लोगों के साथ नरमी से पेश आना शुरू किया। पुलिस के डर के बजाय उन्होंने भरोसा बोया, लोगों की परेशानियों को समझा और फिर धीरे धीरे एक एक करके उनका दिल जीत लिया। उन्होंने गोपीनाथम और आसपास के गांवों में सड़कों का निर्माण करवाया, देवी मरियम के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, पीने के पानी की सुविधा दी और सबसे बड़ी बात, करीब 40 गरीब परिवारों को पक्के घर बनवा कर दिए। कुछ कामों में सरकारी फंड था, पर कई बार श्रीनिवास ने अपनी सैलरी से भी मदद की। अगर ये मेरा जंगल है तो ये लोग भी मेरे अपने हैं, श्रीनिवास अक्सर ये बात कहते थे। इस पूरे बदलाव के बीच उन्होंने कई बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलवाई, जिनमें वीरप्पन की बहन मारी भी शामिल थी। मारी को एक डिस्पेंसरी में काम मिला और यहीं से श्रीनिवास ने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क की नींव रखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोगों ने भी पुलिस से दूरी कम की और वीरप्पन से जुड़ी जानकारी देने लगे। अब वीरप्पन और उसके परिवार की हर हरकत की खबर श्रीनिवास तक पहुंचने लगी थी। वो चुपचाप एक योजना बना रहे थे वीरप्पन को दोबारा दबोचने की, लेकिन जंगल की हवा कुछ और ही चाल चल रही थी। एक दिन वीरप्पन के आदमियों ने कुछ लोकल मुखबिरों को पुलिस की जीप में घूमते देख लिया। यह खबर जब वीरप्पन तक पहुंची तो वो बौखला उठा। उसने बिना देर किए उन सभी इन्फॉर्मर्स को पकड़वाया, बेरहमी से मारा और उनके कटे हुए सिर गांव में घुमवाए, ताकि कोई भी इंसान
दोबारा पुलिस से मिलने की हिम्मत न कर सके। इस घटना के बाद गांव में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने हर किसी की आवाज छीन ली हो। लोग अब फिर से डर के साए में जीने लगे और श्रीनिवास को वीरप्पन से जुड़ी कोई भी सूचना मिलना पूरी तरह बंद हो गई। अपने खौफ को बरकरार रखते हुए वीरप्पन ने साल 1990 में मुथुलक्ष्मी से शादी कर ली, लेकिन शादी के चंद दिनों बाद ही उसका काला कारोबार फिर चर्चा में आ गया। फरवरी 1990 में पुलिस को खबर मिली कि वीरप्पन एक बड़ी चंदन तस्करी की डील करने वाला है। तुरंत प्लान बनाकर पुलिस ने उस जगह को चारों ओर से घेर लिया। वीरप्पन किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन भागते वक्त अपना सारा माल छोड़ गया। इस एक कार्रवाई में पुलिस के हाथ करीब 1.5 करोड़ रुपए की चंदन की लकड़ी लगी और वीरप्पन को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा। इस नुकसान ने उसे और हिंसक बना दिया। अब वो सिर्फ भाग रहा अपराधी नहीं था, वो एक गुस्से में उबलता दानव बन चुका था जो पुलिस से बदला लेने की ताक में था। वीरप्पन का गुस्सा तो पहले से ही पी श्रीनिवास के लिए सुलग रहा था, लेकिन उस आग में घी तब पड़ा जब उसे अपनी बहन मारी की मौत की खबर मिली। बताया जाता है कि मारी ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन वीरप्पन को यकीन था कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पी श्रीनिवास है। असल में जब श्रीनिवास ने मारी को एक सरकारी डिस्पेंसरी में नौकरी दिलवाई थी, तब गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि उनके बीच कोई अफेयर चल रहा है। ये बातें धीरे धीरे मारी तक भी पहुंची और वो मानसिक रूप से टूटने लगी। कुछ ही वक्त बाद उसने अपनी जान ले ली। मेरी बहन को तूने मारा है, अब तू भी जिंदा नहीं बचेगा। ये बात वीरप्पन ने अपने सबसे करीबियों से कही थी। श्रीनिवास से उसकी पुरानी दुश्मनी तो थी ही, कभी उसे गिरफ्तार किया था, कभी उसकी तस्करी की डील्स को चौपट किया था, लेकिन अब मामला दिल का था और बदले की आग और भी खतरनाक रूप ले चुकी थी। कुछ महीनों बाद जुलाई 1991 में जैसे ही श्रीनिवास का स्पेशल टास्क फोर्स STF में कार्यकाल खत्म हुआ, उनकी सुरक्षा कम कर दी गई। वीरप्पन को यही मौका चाहिए था। उसने एक चाल चली। अपने छोटे भाई अर्जुनन के जरिए पी श्रीनिवास को एक संदेश भिजवाया कि वो आत्मसमर्पण करना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर, उन्हें अकेले जंगल में आकर उससे मिलना होगा। श्रीनिवास, जो अब भी वीरप्पन के सुधार की उम्मीद में थे, इस जाल में फंस गए। बिना सुरक्षा और बिना किसी को खबर किए वो जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन वीरप्पन ने कभी सरेंडर का इरादा नहीं रखा था, वो सिर्फ खून चाहता था। जैसे ही श्रीनिवास वीरप्पन के बताए ठिकाने पर पहुंचे, वहां घात लगाकर बैठे दरिंदे ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें बेहद बेरहमी से मारा गया। यहां तक कहा जाता है कि वीरप्पन ने उनका सिर काटकर अपने साथियों के साथ फुटबॉल की तरह खेला था। इस बात ने पूरे देश को हिला दिया। इस निर्ममता ने वीरप्पन को एक और खौफनाक पहचान दे दी। अब वह सिर्फ एक तस्कर या डाकू नहीं, बल्कि एक क्रूर हत्यारा बन चुका था, जिसकी कहानी हर गांव, हर शहर, हर अखबार में आग की तरह फैल गई। उसका तरीका बेहद शातिर था। जब भी कर्नाटक की पुलिस कोई ऑपरेशन चलाती, वो तुरंत तमिलनाडु के जंगलों में घुस जाता, और जब तमिलनाडु की पुलिस पीछे लगती तो वो वापस कर्नाटक के इलाके में घुसकर छुप जाता। इस बॉर्डर गेम ने पुलिस को पूरी तरह पागल कर दिया था। दोनों राज्यों की सरकारें समझ गईं कि अगर वीरप्पन को रोकना है तो अलग अलग नहीं, साथ मिलकर काम करना होगा। और इसी सोच के साथ साल 1992 में जॉइंट स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया गया, जो सिर्फ एक मिशन पर थी, वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। इस STF की कमान सौंपी गई तमिलनाडु पुलिस के सीनियर ऑफिसर वॉल्टर देवराम को, जो अपने सख्त फैसलों और दमदार लीडरशिप के लिए जाने जाते थे। फरवरी 1992 में कर्नाटक टास्क फोर्स को एक बड़ी सफलता मिली। वीरप्पन के सबसे भरोसेमंद साथी, उसके राइट हैंड गुरुनाथन को एक ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया। इस मिशन में SI शकील अहमद की बहादुरी ने सबको चौंका दिया। उनके दम पर ही पूरी कार्रवाई मुमकिन हो पाई थी। लेकिन वीरप्पन उन लोगों में से नहीं था जो चुपचाप सब सह ले। उसने अपने साथी की मौत का बदला लेने की ठान ली और महज 3 महीने बाद रामपुरा पुलिस स्टेशन पर सीधा हमला बोल दिया।
पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा और हथियार लूट लिए। अब मेरा खेल शुरू होता है, ऐसा वीरप्पन ने अपने गैंग से कहा था। इसके बाद तो जैसे वह एक के बाद एक पुलिस पर वार करता गया। इन अटैक से एसटीएफ पूरी तरह हिल गई। जंगल के कोने कोने में तलाशी शुरू हुई, हर संदिग्ध जगह पर छापे पड़े, लेकिन वीरप्पन कहीं नजर नहीं आया। वो मानो जंगल की हवा बन गया था। इसी दौरान वीरप्पन ने एक और चाल चली। एक फर्जी आइवरी डील की अफवाह फैलवा दी। खबर ऐसी बनाई गई मानो वो खुद उस डील में आने वाला हो। एसटीएफ को भनक लगी और चौकन्ना होते ही 14 अगस्त 1992 को एसपी हरिकृष्ण और एसआई शकील अहमद अपनी टीम के साथ वीरप्पन को पकड़ने जंगल पहुंच गए। लेकिन यह ऑपरेशन नहीं, जाल था, और इसमें वीरप्पन शिकार नहीं, शिकारी था। जैसे ही टीम वहां पहुंची, वीरप्पन और उसके आदमियों ने घात लगाकर हमला बोल दिया। गोलियों की बौछार में एसपी हरिकृष्ण, एसआई शकील अहमद और 3 अन्य पुलिसकर्मी मौके पर ही शहीद हो गए। इस हमले ने पुलिस महकमे की हिम्मत को झकझोर कर रख दिया। अब पुलिस को समझ आ गया था, वीरप्पन सिर्फ भागता नहीं बल्कि पलटकर वार करता है, और वो वार सीधे जान लेकर ही खत्म होता है। इस बीच वीरप्पन ने एक और चौंकाने वाली हरकत की। साल 1993 में उसने आईपीएस ऑफिसर के गोपाल कृष्णन को सीधा टारगेट बना लिया। कोलाथुर गांव में पोस्टर लगवा दिए, अगर दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। इलाके में खलबली मच गई। ये तो सीधी चुनौती थी। गोपाल कृष्णन इसे हल्के में नहीं ले सकते थे। उन्होंने अपनी टीम तैयार की और वीरप्पन की तलाश में जंगल की ओर रवाना हो गए। उनके साथ एक बस में 15 मुखबिर, 2 फॉरेस्ट गार्ड्स और 5 पुलिसकर्मी आगे चल रहे थे, जिनका काम था पहले रास्ता क्लियर करना। लेकिन वीरप्पन को सब मालूम था। उसने पहले ही पलार ब्रिज के पास पूरी योजना रच रखी थी। जैसे ही बस वहां पहुंची, जमीन में दबे लैंड माइंस फट पड़े। धमाका इतना जबरदस्त था कि बस के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार सभी 22 लोग मौके पर ही मारे गए। लेकिन गोपाल कृष्णन, जो दूसरे व्हीकल में थे, इस विस्फोट से बच गए, हालांकि बुरी तरह घायल हो गए। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को 9 बार सर्जरी करनी पड़ी। यह हमला सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, यह सीधा पुलिस सिस्टम पर हमला था। यह दिखाने की कोशिश थी कि जंगल अब वीरप्पन का है और कानून की कोई औकात यहां नहीं। इस हादसे के बाद पुलिस की छवि पर गंभीर सवाल उठे। जनता की उम्मीदें डगमगाने लगीं। लेकिन एसटीएफ के लिए यह इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। उन्होंने पूरे जोर से ऑपरेशन को और तेज किया। खासकर वीरप्पन के गांव और उसके ठिकानों को पूरी तरह घेर लिया गया। अब हर पत्ता खड़कने पर भी शक होने लगा था, और वीरप्पन को पकड़ना अब सिर्फ एक मिशन नहीं, सिस्टम की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। मई 1993 में पुलिस ने वीरप्पन के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू किया। पूछताछ के लिए उसकी पत्नी मुथुलक्ष्मी को हिरासत में लिया गया। आरोप था कि वो अपने पति के कामों में उसका साथ दे रही थी। हालांकि कुछ दिन बाद उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। तमिलनाडु सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए अब बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, को भी एसटीएफ के साथ जोड़ दिया। जुलाई 1993 में बीएसएफ ने जंगल में ऑपरेशन चलाकर वीरप्पन के 19 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 1 महीने बाद ही, यानी अगस्त में, जंगल में एक बार फिर भीषण मुठभेड़ हुई। इस बार वीरप्पन के 18 लोग मारे गए और इस संघर्ष में बीएसएफ के 3 जवान भी शहीद हो गए। यह सिलसिला फिर लगातार चलता रहा। कभी पुलिस वीरप्पन के आदमियों को मार गिराती, तो कभी वीरप्पन पुलिस वालों पर घात लगाकर हमला करता। पुलिस लाख ऑपरेशन चला ले, लेकिन वीरप्पन जैसे गायब ही हो जाता। वो जंगल की जमीन से यूं मिलता जुलता था कि जैसे कोई साया हो। उसने जंगल में ऐसा जाल बुन लिया था जिसे कर्नाटक और तमिलनाडु, दोनों राज्यों की सरकारें मिलकर भी तोड़ नहीं पा रही थीं। अब वीरप्पन ने सिर्फ बंदूक और गोली नहीं, बल्कि सियासत का सहारा लेना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि उसे कुछ राजनीतिक संरक्षण मिले, और इसके लिए उसने चर्चित लोगों और सरकारी अफसरों को अगवा करना शुरू कर दिया। 13 जुलाई 1997 को उसने ब्रुड़ के घने जंगलों से 10 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया।
फिर खुलेआम सरकार से मांग रखी कि उसे सरकारी तौर पर माफी दी जाए। ये मांग उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए रखवाई, लेकिन सरकार ने सीधा रास्ता अपनाया। बातचीत के जरिए 7 हफ्ते बाद सभी अफसरों को रिहा करवा लिया गया। लेकिन वीरप्पन का अगला कदम और चौंकाने वाला था। 8 अक्टूबर 1997 को वीरप्पन की गैंग ने 2 वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स कृपाकर और सेनानी को किडनैप कर लिया। दोनों जंगल में डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे, लेकिन वीरप्पन को शक था कि वो इन्फॉर्मर है। अगर तू पुलिस का आदमी है तो तेरी लाश ही जंगल से बाहर जाएगी, वीरप्पन ने ऐसा धमकाया था। इन दोनों को उसने 10 दिन तक बंधक बनाकर रखा, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि ये सिर्फ फिल्म मेकर हैं, तो उन्हें छोड़ दिया गया। बाद में इन दोनों ने मीडिया को बताया कि वीरप्पन को वाइल्ड लाइफ से गहरा लगाव था। वो जानवरों की आहट से उन्हें पहचान लेता और कई जानवरों की आवाजें हूबहू निकाल सकता था। इतना ही नहीं, वो अपने खौफ को कायम रखने के लिए अपने क्राइम्स की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग बनवाकर बाहर भेजता था, ताकि नाम बना रहे और डर भी। वीरप्पन अब एक ऐसी शख्सियत बन गया था जो गुनाह किए बिना रह नहीं सकता था। उसे अपराध से मानो प्यार हो गया था, या यूं कहिए वो अपने अपराधों से खुद को जिंदा महसूस करता था। और इसी पागलपन ने उसे साल 2000 में भारत के सबसे बड़े किडनैपिंग केस का गुनहगार बना दिया, जब उसने दक्षिण भारत के लेजेंडरी फिल्म एक्टर डॉ राजकुमार को सीधे उनके घर से अगवा कर लिया। इस एक हरकत ने पूरे देश में हलचल मचा दी। राजकुमार की किडनैपिंग ने पूरे देश को जैसे झकझोर कर रख दिया। लोग हैरान थे और सरकारों पर दबाव आसमान छूने लगा था। कर्नाटक की सरकार को वीरप्पन की कई डिमांड्स माननी पड़ी, वरना सुपरस्टार की जान खतरे में थी। इस पूरे हाई प्रोफाइल नेगोशिएशन में तमिल मैगजीन नकीरन के एडिटर आर गोपाल ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने वीरप्पन से कई राउंड बातचीत की, जिसमें वीरप्पन ने खुलकर अपनी शर्तें रखी। उसने सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि पॉलिटिकल डिमांड्स भी रखी। उसने कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु के पक्ष में न्याय की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि कर्नाटक में तमिल को सेकेंड लैंग्वेज बनाया जाए। इसके अलावा वीरप्पन चाहता था कि उसके साथियों को कर्नाटक और तमिलनाडु की जेलों से रिहा किया जाए। और हां, एक और चौंकाने वाली मांग 1000 करोड़ की फिरौती। कुल मिलाकर उसकी डिमांड्स 10 से भी ज्यादा थीं। कुछ तो इतनी संवेदनशील थीं कि सरकार ने उन्हें आज तक पब्लिक नहीं किया। इस किडनैपिंग के चलते हालात इतने गंभीर हो गए कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा को खुद तमिलनाडु जाना पड़ा और वहां सीएम एम करुणानिधि से बातचीत करनी पड़ी। काफी जद्दोजहद और सौदेबाजी के बाद राजकुमार को 108 दिन बाद आखिरकार रिहा कराया गया। बाद में कर्नाटक के तत्कालीन डीजीपी दिनाकर ने अपनी किताब वीरप्पन प्राइस कैच राजकुमार में दावा किया कि सरकार ने राजकुमार की रिहाई के लिए कई करोड़ रुपए वीरप्पन को चुकाए। हालांकि राजकुमार के परिवार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सच क्या था, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय था कि अब वीरप्पन का अगला कदम और खतरनाक हो सकता था। राजकुमार की रिहाई के करीब 2 साल बाद 25 अगस्त 2002 को वीरप्पन ने कर्नाटक के पूर्व कृषि मंत्री एच नागप्पा को उनके गांव कामगरे से अगवा कर लिया। नागप्पा 1996 से 1999 तक एग्रीकल्चर मार्केटिंग मिनिस्टर रह चुके थे। इस किडनैपिंग ने एक बार फिर पूरे प्रशासन को हिला दिया। कर्नाटक और तमिलनाडु की जॉइंट स्पेशल टास्क फोर्स को इस बार केरल पुलिस की मदद भी लेनी पड़ी, लेकिन इस बार सरकार ने कोई बातचीत नहीं करने का फैसला लिया। इस बार कानून का डर दिखाना है, समझौता नहीं करना, एसटीएफ की मीटिंग में कहा गया। लेकिन अफसोस, न तो नागप्पा को बचाया जा सका और न ही वीरप्पन को पकड़ने की कोई योजना सफल रही। वीरप्पन को जैसे जब यह समझ आ गया कि सरकार अब उसकी नहीं सुनने वाली, उसने नागप्पा को बेरहमी से मार डाला और उनकी लाश जंगल में फेंक दी। इस घटना से एक बार फिर पूरा दक्षिण भारत सन्न रह गया। जनता का गुस्सा फूट पड़ा। मीडिया से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह वीरप्पन का नाम गूंज रहा था। जॉइंट एसटीएफ की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे। भरोसे पर संकट था। कर्नाटक सरकार को मजबूरी में वीरप्पन पर इनाम की राशि बढ़ानी पड़ी। 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया। ये उस दौर का दूसरा सबसे बड़ा इनाम था।
पहले नंबर पर सिर्फ दाऊद इब्राहिम था। एक वक्त था जब वीरप्पन हाथी का शिकारी था, फिर चंदन तस्कर बना और अब हाई प्रोफाइल किडनैपिंग का मास्टरमाइंड। लेकिन अब लोग इस नाम से थक चुके थे, डर से उकता चुके थे और इस खौफ के जंगल से छुटकारा चाहते थे। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों के लिए वीरप्पन अब ऐसा जख्म बन चुका था जो नासूर बनकर हर दिन दर्द दे रहा था। दोनों राज्यों की पुलिस की नाक में दम करने वाला ये शातिर डकैत अब किसी भी हाल में खत्म किया जाना जरूरी था। साल 2003 से 2004 के बीच तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने देश के सबसे तेज तर्रार आईपीएस अफसरों में से एक विजय कुमार को एसटीएफ की कमान सौंप दी। एक ऐसा अफसर जिसकी रगों में जंगलों की नब्ज बहती थी। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, तीनों राज्यों के घने जंगलों का नक्शा उन्हें जैसे जहन में रटा हुआ था। विजय कुमार के साथ इस मिशन में एक और जबरदस्त ऑफिसर को जोड़ा गया, एन.के. सेंथामारई कन्नन, जो एसटीएफ के सेकंड इन कमांड बने। जयललिता ने आदेश दिया था, वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा हर हाल में पकड़ना है। अब एसटीएफ पूरी तरह एक्शन में आ चुकी थी। विजय कुमार ने ऑपरेशन शुरू तो कर दिया, लेकिन बिना जल्दबाजी के। इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए शुरू हुआ एक दिमागी खेल, और यह दिमागी जाल करीब 10 महीने तक बुना गया। विजय कुमार ने वीरप्पन की हर एक वीडियो को बार बार फ्रेम दर फ्रेम देखा, हर इशारा, हर हाव भाव, हर बैकग्राउंड, सब कुछ। और फिर एक वीडियो ने सब बदल दिया। उस वीडियो में वीरप्पन कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, एक किताब, लेकिन वो आंखें मिचमिचा रहा था, जैसे साफ साफ देख नहीं पा रहा हो। विजय कुमार एकदम चौंक गए। यही है उसकी कमजोरी, उन्होंने फौरन कहा। शक को यकीन में बदलने के लिए उन्होंने अपने इन्फॉर्मर्स से कंफर्म करवाया। पता चला कि वीरप्पन को मोतियाबिंद है और वो जल्द से जल्द इसका इलाज कराना चाहता है। इधर पुलिस का शिकंजा दिनों दिन कसता जा रहा था। पिछले 10 महीनों में चल रहे स्पेशल ऑपरेशन ने उसके गिरोह को अंदर से तोड़ दिया था। एक के बाद एक आदमी मारा जा चुका था या पकड़ में आ गया था। पैसों का फ्लो भी रुक चुका था। अब वीरप्पन मजबूरी में अपनी जगह बदलना चाहता था, लेकिन यहीं विजय कुमार और कन्नन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने तय किया कि अब इस मिशन की कुंजी वीरप्पन के अपने आदमी ही होंगे। सेंथामारई कन्नन ने अपने नेटवर्क को एक्टिव किया और बहुत मेहनत के बाद वीरप्पन के 2 खास साथियों को पुलिस का इन्फॉर्मर बना दिया। एक वो जो जंगल में वीरप्पन के साथ हर वक्त मौजूद रहता था, और दूसरा जो बाहर उसके धंधों को मैनेज करता था। अब जैसे ही वीरप्पन हिले, एसटीएफ को उसकी हर चाल की जानकारी मिलने लगी। विजय कुमार और कन्नन जानते थे कि शिकार घायल है और अब वक्त है उसे आखिरी बार जाल में फंसाने का। जंगल के अंदर रह रहे पहले इन्फॉर्मर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही थी कि वीरप्पन की हर हलचल पर नजर रखे। जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी मिलती, वो सीधे जंगल के बाहर मौजूद दूसरे इन्फॉर्मर को बता देता, और फिर वही दूसरी कड़ी बनकर सारी बात सेंथामारई कन्नन तक पहुंचाई जाती। इस बार टारगेट था वीरप्पन के जंगल से बाहर आने की एग्जैक्ट डेट निकालना। पहले इन्फॉर्मर को यही टास्क सौंपा गया और उसे ये काम पूरा करने में करीब 1 हफ्ता लग गया। जब सारी जानकारी कंफर्म हो गई तो तय किया गया कि दोनों इन्फॉर्मर 16 अक्टूबर 2004 को एक चाय की दुकान पर मिलेंगे और कन्नन को पूरा अपडेट देंगे। ठीक तय वक्त पर कन्नन अपनी अनकवर्ड जीप में बैठकर उसी चाय की दुकान के बाहर खड़े थे, बिल्कुल लो प्रोफाइल अंदाज में, जैसे किसी को अपनी मौजूदगी का एहसास तक न हो। कुछ देर में दूसरा इन्फॉर्मर वहां पहुंच गया और थोड़ी ही देर बाद जंगल वाला पहला इन्फॉर्मर भी चाय की केतली के बहाने वहां आ धमका। अन्ना 18 तारीख को बाहर आ रहे हैं आंख का ट्रीटमेंट करवाने। पहले इन्फॉर्मर ने बेहद दबे लहजे में कहा। कहां? दूसरे ने पूछा। सेलम का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वहीं, लेकिन अन्ना नहीं चाहते कि पुलिस को इसकी खबर लगे। सब कुछ ट्रिपल वेरीफाई किया जा रहा है, और हां, उनके साथ कुछ हथियारबंद लोग भी होंगे, इसलिए गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। दूसरे इन्फॉर्मर ने पूरे इन्फो को दिमाग में रिकॉर्ड किया और निकल पड़ा सीधे कन्नन के पास। कन्नन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, पूरा अपडेट तुरंत विजय कुमार को फॉरवर्ड कर दिया। एसटीएफ की टीम समझ गई, बस अब यही है वो मौका जिसका इतने सालों से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि वीरप्पन को जंगल के अंदर पकड़ना
लगभग नामुमकिन है। अगर उसे कभी पकड़ा जा सकता है तो बस तभी जब वो अपनी मर्जी से बाहर निकले। अब ऑपरेशन की प्लानिंग दिन रात की जाने लगी। प्लान यह था कि वीरप्पन को इलाज के लिए एक एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल लाया जाएगा और इस ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी उसी इन्फॉर्मर को दी गई जो जंगल के अंदर रहता था। एम्बुलेंस इसलिए चुनी गई ताकि पूरी सिचुएशन नॉर्मल और सेफ लगे। वीरप्पन को बिल्कुल भी शक न हो कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है, पर इस हड़बड़ी में एक बड़ी चूक हो गई। एम्बुलेंस के ऊपर सेलम की स्पेलिंग ही गलत लिख दी गई थी। एक पल को टीम का दिल धड़क गया। अगर वीरप्पन ने स्पेलिंग पकड़ ली तो, लेकिन किस्मत आज एसटीएफ के साथ थी। वीरप्पन और उसके साथियों की नजर उस स्पेलिंग पर गई ही नहीं। उन्हें सब कुछ उतना ही रूटीन और सेफ लगा जितना वो चाहते थे। इस पूरे मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कोकून, जो असल में उस एम्बुलेंस का कोड नेम था जिसमें वीरप्पन को जंगल से बाहर लाना था। प्लान सेट था, सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन अब एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। एम्बुलेंस चलाएगा कौन? विजय कुमार और सेंथामारई कन्नन ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जहां फैसला हुआ कि एम्बुलेंस का ड्राइवर और हेल्पर एसटीएफ के ही 2 अंडरकवर कमांडो होंगे। यानी पूरा गेम अब पूरी तरह एसटीएफ के हाथ में आ गया था। उधर वीरप्पन, जो अपनी लंबी और घनी मूंछों के लिए जाना जाता था, जंगल से निकलने से पहले अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्हीं मूंछों को साफ करवा देता है और फिर 18 अक्टूबर 2004 की रात वो अपने 3 भरोसेमंद साथियों के साथ जंगल से बाहर निकलकर उस एम्बुलेंस में बैठ जाता है जिसमें मौत उसका इंतजार कर रही थी। उसे पता ही नहीं था एसटीएफ के कमांडो भी तैयार थे। कोई गन्ने से भरे ट्रक में छिपा था, कोई स्कूल की छत पर AK-47 के साथ मुस्तैद खड़ा था और वहीं मैदान में मौजूद थे सेंथामारई कन्नन, जो अपने एक वैन से अपनी पूरी यूनिट को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। जैसे ही एम्बुलेंस उस स्पॉट के नजदीक आती है, ड्राइवर सबसे पहले गाड़ी की नीली बत्ती जलाता है, फिर फॉग लाइट्स ऑन करता है। यह सब एसटीएफ का सीक्रेट कोड था जो बताता था कि गाड़ी में सिर्फ वीरप्पन ही नहीं बल्कि उसके साथी भी हथियारों से लैस हैं। इतना देखते ही कन्नन एकदम अलर्ट हो जाते हैं, भागते हुए अपनी टीम की तरफ इशारा करते हैं, थम्स अप दिखाते हैं और विजय कुमार को रेडी रहने का सिग्नल दे देते हैं। जैसे ही एम्बुलेंस फिक्स्ड पॉइंट पर पहुंचती है, ट्रक को बीच रास्ते में लाकर ब्लॉक कर दिया जाता है। ड्राइवर तुरंत एक जोरदार ब्रेक मारता है जिससे वीरप्पन और उसके लोग झटके से एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं। उसी पल दोनों अंडरकवर कमांडो एम्बुलेंस से छलांग लगाकर बाहर आते हैं और अपने असली दस्ते से जा मिलते हैं। वीरप्पन, सरेंडर कर दो, ये आखिरी मौका है। एसटीएफ की तरफ से लाउड अनाउंसमेंट होता है, पर वीरप्पन को यह सब बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो आखिर तक खुद को किसी के आगे झुकने वाला इंसान नहीं था। उसने बिना देरी किए अपनी राइफल उठाई और अपनी पूरी गैंग के साथ पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ ने भी एक पल की देर नहीं की। 20 मिनट तक चली जवाबी गोलीबारी में पूरे 328 राउंड फायर हुए और वीरप्पन समेत उसके तीनों साथी ढेर कर दिए गए। इस ऑपरेशन के बाद जैसे दोनों राज्यों की सरकारों ने राहत की सांस ली हो। दशकों से सिरदर्द बना ये नाम अब सिर्फ किताबों और अखबारों में बाकी था। वीरप्पन की मौत की खबर जैसे ही उसके गांव पहुंची, लोगों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी। जनता को लगा कि डर का एक बड़ा चेहरा हमेशा के लिए मिट गया है। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता को जब यह खबर मिली तो वो खुद खुशी से झूम उठी और फिर ऑपरेशन में शामिल हर जांबाज को सम्मानित किया गया। लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई थी कि वीरप्पन की ताकत बढ़ाने में कुछ करप्ट अफसरों और सियासी लोगों का भी हाथ था। कई बार जब पुलिस बहुत नजदीक पहुंची, तभी किसी ने इन्फॉर्म करके उसे बचा लिया। करीब 20 साल तक चले इस मिशन में 220 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च हुए, लेकिन पुलिस कभी उसे जिंदा नहीं पकड़ पाई। उसकी मौत के बाद कई थ्योरीज हवा में तैरने लगी। कोई बोला कि वीरप्पन ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी उसे मार दिया गया। कोई कहता पुलिस ने उसे 3 दिन तक टॉर्चर किया और बाद में शूट कर दिया। यहां तक कि यह तक कहा गया कि अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो कई बड़े नाम एक्सपोज हो जाते। पर क्या सच था, क्या झूठ? इसका राज वीरप्पन की मौत के साथ ही हमेशा के लिए जंगल में दफन हो गया।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये था रिवीलिंग आइज की तरफ से एक और सच्ची लेकिन सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और राज को बेनकाब करने के लिए। तब तक याद रखिए, हर आंख कुछ कहती है, बस जरूरत है उसे रिवीलिंग करने की।